दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी ईमेल आईडी, आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया कुछ भी चीज़ है ऑनलाइन वर्चुअल बिना पासवर्ड के बिना आपसे पूछे कभी भी एक्सेस कर सकती है और कभी भी कोई चीज़ डिटेल निकाल सकती है। आपका स्टाफ जो टैली का डाटा मेंटेन कर रहा है सीए के ऑफिस में या आपके ऑफिस में कभी भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कितना प्रॉफिट है कितना सेल है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। आज की वीडियो उसी के ऊपर है जो नई अमेंडमेंट आई है वर्चुअल डिजिटल स्पेस बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज। जो चीज मैंने बताई है अभी बिल्कुल सच है, पूरा बताऊंगा इसके बारे में। साथ में ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से किन चीज़ों का हमें अब ध्यान रखना चाहिए। हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं, कई बार मैं क्लाइंट से कहता हूं कि भैया डाटा दे दे मेरे को, हम टैली का डाटा बुक सेव अकाउंट सीए को मेल कर देते हैं क्लाइंट, और सीए भी मंगवाता है डाटा दे दे। उस डाटा के अंदर और जो ऑडिट होता है बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। जनरली होता क्या है, कोई भी प्लीज बुरा मत मानिएगा, जनरल प्रैक्टिस होती है, फरवरी तक तो प्रॉफिट आ रहा होता है 10 करोड़, लेकिन जैसी मार्च पास होता है जब ऑडिट बैलेंस शीट होती है प्रॉफिट आ जाता है 1 करोड़ का। तो क्या मार्च के अंदर 9 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कम हो गया? ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत करते हैं, इक्का दुक्का होते होंगे जो प्लानिंग करते होंगे। बाकी को क्या होता है, डेप्रिसिएशन बुक करना पड़ता है, कई लोग अपनी परचेज बुक करते हैं, रिकनसाइल करते हैं, तो ठीक ठाक करते हैं। ज़्यादातर ये मार्च में होता है या ऑडिट के टाइम पे होता है, इसमें कोई गलत नहीं, सब करते हैं। लेकिन जब इनकम टैक्स के हाथ में डाटा अगर आ गया और आपको समझाना पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाते हैं। आज मैं आपको समझाऊंगा और एक केस स्टडी बताऊंगा, मेरा खुद का केस था क्लाइंट का, वो भी आपको एग्जांपल के से बताऊंगा। चलिए बताता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं, क्या सेक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एक सेक्शन 247 आया दोस्तों नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 में, 1/4/26 से एप्लीकेबल है ये, लेकिन अभी 1 साल है, आप प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। ये सेक्शन दोस्तों पहले था सेक्शन 132 सर्च एंड सीजर, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 132 सेक्शन है सर्च एंड सीजर का, वो अब सेक्शन हो गया 247 सर्च एंड सीजर। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जब बनेगा, अभी बिल है वो। क्या कहता है मेरा सर्च एंड सीजर का, अगर इनकम टैक्स वाले के पास डाउट है कि यार इसके पास कोई ब्लैक मनी है, ये टैक्स की चोरी करता है, वो उसको नोटिस इशू करेगा, सम्मन इशू करेगा, भैया आ मुझे थोड़ा बता, और वो ऐसे ही फेल हो जाता है। वो कहता नहीं यार मैं जवाब देने नहीं जाऊंगा, सोचता है या रिप्लाई नहीं करा, या डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है, ख्वाब आता है कि यार मैं इसको नोटिस इशू तो करूंगा लेकिन ये जवाब नहीं देगा। मतलब ये भी इमेजिनेशन है इनकम टैक्स में, ये भी प्रोविजन है। क्या लगता है मेरे को, यानी कि मुझे लगता है यार कि यार ये क्लाइंट ऐसा है, इसका काम करूंगा ना फीस नहीं देगा, इसका काम ही नहीं करता मैं, मतलब पहले ही मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये चीज़, पर डिपार्टमेंट का पावर है इस चीज़ की, वो रिप्लाई देगा या नहीं देगा। तो इनकम टैक्स के पास पावर है कि वो किसी भी जगह घुस सकती है, किसी भी जगह, और कोई भी चीज तोड़ सकती है, कोई भी चीज तोड़ सकती है, कोई भी चीज, किसी भी तरह का ब्रेक, लॉकर, दीवार, कोई भी चीज तोड़ सकती है, इंक्लूडिंग, अब जो नई चीज आई है बता रहा हूं आपको, इंक्लूडिंग कोड ऑफ एनी सैड कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर का कोड, सिस्टम, वर्चुअल डिजिटल स्पेस, ये है मेन आपका जो ऐड हुआ है, वर्चुअल डिजिटल स्पेस वेयर द एक्सेस कोड देयर ऑफ इज नॉट अवेलेबल। भाई अवेलेबल कैसे होगा, मैं तो कभी नहीं बताऊंगा अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड, मैं कभी टेली का पासवर्ड नहीं बताऊंगा, मैं इंस्टाग्राम फेसबुक का बताऊंगा नहीं कभी भी। लेकिन अब उनको पावर दे दी गई है, उनको कुछ ना कुछ अथॉराइजेशन मिलेगी जिससे वो आपका ईमेल आईडी कभी भी ट्रैक कर सकते हैं, आपका फेसबुक कभी भी ट्रैक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कभी भी ट्रैक कर सकते हैं, व्हाट्सअप कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। होता क्या, हम लिखते हैं ना, जब एंट्री वाला होता है, सीए से क्लाइंट की बात चल रही होती है, 50 लाख का बिल ले लूँ, इतना जीएसटी बन रहा है, 20 लाख रुपए कैश आ गया, कुछ ना कुछ चलता रहता है। अच्छा ऐसा नहीं है आपने व्हाट्सअप डिलीट कर दिया तो मिल नहीं पाएगा, ईमेल आईडी, व्हाट्सअप, आप कुछ भी डिलीट कर दो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूरी पावर है, उसको रिकवर कर लेते हैं, पूरा सिस्टम है, पूरी चैट रिकवर हो जाती है। अब ये सिस्टम तो आ ही गया है और आ गया है तो इसका मिस यूज तो होगा ही होगा थोड़ा सा, और यूज भी होगा प्रॉपर। देखो प्रोविजन गलत नहीं है, लेकिन यूज गलत हो जाते हैं कई बार, और एक्सप्लेनेशन देने में दिक्कत आती है। एग्जाम्पल देता हूं, एक केस आया था मेरे पास सर्च का, मैंने सर्च के बहुत केस कराए हुए हैं। रेट पड़ी, टैली का डाटा 80 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा था, डिपार्टमेंट ले गया, बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट आ रहा था सिर्फ और सिर्फ 70 लाख रुपए का, जब ऑडिट बैलेंस शीट थी। नोटिस आया, मैं गया वहां पे, ऑफिसर ने बोला 80 करोड़ का प्रॉफिट है आपकी बुक्स में, ये आपके सामने है जी टैली, और आपके में सिर्फ और सिर्फ 70 लाख रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है जो बैलेंस शीट साइन हुई है सीए ने। इतना फर्क, आप हमें बताओ।
मैंने उसको लेटर लिखा, रिक्वेशन लेटर, कि मुझे डाटा दिया जाए। आला बहुत मुश्किल से डाटा मिला, देते नहीं है, मिल गया मुझे डाटा वो। फिर मैंने जब पता करा तो पता चला कि भैया जो बुक्स लिखी जाती हैं वो क्लाइंट के लिखी जाती हैं, वो वहीं से टैली से ही इनवॉइस जनरेट करता था और बैंक चढ़ाता था। तो सारी की सारी सेल तो बुक हो गई और बैंक चढ़ गया। परचेज जनरेट तो होती नहीं है, बिल आते थे। तो क्या होता था, वो सीए के पास डायरेक्ट जाते थे और सीए एक्सेल में बना के उसका एक्सेल फॉर्मेट में आइटम भरता था, जीएसटी रिटर्न भरता था, सॉरी। जब ऑडिट हुआ तो टैली का डाटा मेल करा सीए को, उसने सारी परचेज चढ़ा ली। एक्चुअल जब परचेज चढ़ाई तो प्रॉफिट आया 70 लाख रुपए का, उस पर ऑडिट हुआ। इनकम टैक्स वाला डाटा कहां से ले गए, क्लाइंट के यहाँ से। क्लाइंट के यहाँ सर्च पड़ी, 80 करोड़ का प्रॉफिट। अब वो रिकनसाइल करने में दोस्तों यकीन मानिए हालत खराब हो गई। पूरी टीम बिठाई, मैंने एक एक चीज मिलाई। मैं ये नहीं कह सकता देखो ये रही मेरी बुक्स, इसको लीजिए। अब मुझे जो डिपार्टमेंट के पास बुक्स है उसके हिसाब से बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं है। सी का एफिडेविट लिया, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी, तब बताया। ये दिक्कत आती है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक होनी चाहिए। ये नहीं फरवरी में प्रॉफिट कुछ और आ रहा है और मार्च में अचानक कुछ हो गया। मैं इसलिए बताता हूँ कि अपनी बुक्स बैलेंस शीट हर महीने रिकनसाइल करिए। ये एक्सेल पे जो लोग सेल परचेज चढ़ाते रहते हैं ना, बहुत गलत है। एक्सेल पे कभी भी सेल परचेज नहीं चलनी चाहिए। अब तो वैसे भी आपका ऑडिट ट्रायल आ गया है, तो मैंने उस समय केस सोल्व कराया था, वो केस सोल्व हो गया था, छोटी मोटी एडिशन हुई थी, जस्टिफिकेशन हो गया था प्रॉपर। अब दिक्कत क्या आती है, पहला वाला टैली डाटा जो मेल करते हो सीए को, वो दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रहा गलत है सीए को मेल करते हो तो आप, लेकिन दोस्तों डिस्क्रिपेंसी बहुत ज़्यादा होती है। आपको अननेसेसरी लिटिगेशन होगी, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है, वो कितना समझा पाओगे। इतनी ज़्यादा एडजस्टमेंट होती है, मार्च में करते हैं हम। थोड़ा सा अपने डाटा को दुरुस्त रखें और डाटा को कभी सीए को मेल ना करें, पेन ड्राइव में ले जाएं। मेल में करोगे, मेल में निकल जाएगा, फिर वही समझाते फिरोगे, जैसे मैं समझाता फिरा था। 10 साल पहले की बात है वो, 80 करोड़ का प्रॉफिट था उसका। क्लाइंट कह रहा मुझे नींद ही नहीं आ रही सर, 80 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा क्या। व्हाट्सएप चैट, आप जितनी भी कैश और अदर एडजस्टमेंट है वो सीओ क्लाइंट करते रहते हैं आपस में। देखो मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, प्लीज़ जो समाज का हिस्सा है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। इक्का दुक्का है, करते हैं ये काम। तो जब चैट से बातें करते हो तो क्या होता है, पकड़ी जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। पहले बात तो करनी ही चाहिए ही, और फिर भी कर रहे हो तो थोड़ा साइड से है ना। कोई ये ना कहे कि सचिन जी ब्लैक मनी सिखा रहे कैसे करना है। थोड़ा बचा भी रहा हूँ मैं आपको, और बीच का रास्ते बता रहा हूँ और लीगल बता रहा हूँ, तीनों चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, समझ जाना अपने आप। फेसबुक इंस्टाग्राम जब करेंगे वो, तो उसमें क्या होगा, वो आपकी ड्राइंग्स निकालेंगे। वो कहेगा भैया तो यूरोप घूम कर आया था, तेरी फोटो लगी पड़ी है दोस्तों के साथ। कहेगा हाँ दिखा, तेरा कहाँ वीज़ा तूने बनाया, पैसे दिए, तूने वहाँ इतना खर्चा करा, टिकट बुकिंग कहाँ से कराई। तो क्या होता है, जो अमीर आदमी है घूमते हैं बहुत, सारा खर्चा कैश में होता है। मैं भी जानता हूँ, जो जितना फॉरेन करेंसी खरीदी जाती है ना, गरीब आदमी तो प्रॉपर पैन कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा देता है। अमीर आदमी तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अपने लाखों डॉलर ले आता है, खूब अय्याशी करके आता है विदेशों में। तो क्या होगा, सब यहाँ पकड़ा जाएगा फेसबुक इंस्टाग्राम से। अब ये मैंने बता दी समस्या आपको। अब ये मेरी एडवाइस भी, मेरा चैनल ऐसे नहीं है कि बता दिया बोल दिया गूगल की तरह, कुछ नहीं, प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा। जब कभी भी आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे आपका 148 में असेसमेंट हो, चाहे सिक्योरिटी में असेसमेंट हो, चाहे सर्च में असेसमेंट हो, डिपार्टमेंट कहता है ये चीज़ें मिली हैं आपका, हम असेसमेंट करेंगे, एडिशन करेंगे। तो क्या करना है, एक क्लाइंट का केस था, उसके पास एक स्लिप मिल गई 50 लाख रुपए कैश के, प्रैक्टिकल केस है ये। उसने बोला आपके लिखा हुआ है कि आपने कैश रिसीव करा है इस आदमी से, आपके भी साइन है उसके भी साइन है, ये एडिशन करूंगा। हमने उसमें ग्राउंड लिया कि डिपार्टमेंट को कभी भी कुछ मिलता है दोस्तों, उसे कोलैबोरेटिव एविडेंस चाहिए होते हैं। यानी कि सिर्फ किसी चीज़ से लिखने से, कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिल गया है, लिखा हुआ मिल गया है, डायरी मिल गई है, कुछ लूज पेपर मिल गए हैं, उसमें लिखा हुआ है, तो क्या उससे एडिशन हो सकती है, कभी भी नहीं। आपको उसको एनेक्सर करना पड़ेगा कि कैसे ये मेरी इनकम है, ब्लैक मनी है। एग्जाम्पल के लिए ये जो 50 लाख का कैश निकला था, उसके यहाँ उस प्रॉपर्टी के पेपर निकले, उस प्रॉपर्टी के पेपर में उन दोनों के साइन थे, दोनों ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, प्रॉपर्टी सर्कल रेट से काफ़ी लो पे थी, तो ये एनेक्सर बन गया, हाँ कैश लिया दिया गया है, यानी कि कैश की ट्रांजेक्शन हुई है। यहाँ पे राइटिंग उन दोनों की थी, हाथ से लिखी हुई, दोनों के साइन थे। तो क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेटिव एविडेंस, ये जो लूज पेपर मिला था 50 लाख कैश का, वो एविडेंस कनेक्ट हो गया प्रॉपर्टी के पेपर से और साइन से। तो कभी भी काम करना है, ऐसे फालतू के पेपर रखने ही नहीं संभाल के, जब रजिस्ट्री होगी तो फेंक देनी चाहिए थे, अपनी राइटिंग में लिखनी नहीं चाहिए। देखो काम तो चलेगा चलेगा, ये मेरे बोलने से क्या होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डिपार्टमेंट के पास कोलैबोरेटिव एविडेंस के लिए कुछ छोड़ना नहीं है अगर ऐसा कुछ करते हो तो। दूसरा, रिकंसिलिएशन।
अगर आपका डाटा कुछ और आ रहा है, एनुअल अकाउंट में कुछ आ रहा है, तो जो अनरिकनसाइल बुक्ड है आपकी, उसको ऑडिटेड बैलेंस शीट से रिकनसाइल जरूर कर लें दोस्तों। जैसा मैंने 80 करोड़ वाले केस में कराया था, जहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट आ रहा था बिकॉज ऑफ सेल बिल बनते थे टैली से, वो बुक हो जाते थे और बैंक चढ़ता था। परचेज कब चढ़ा? जब डाटा टैली का मेल कर दिया सीए को और उसने एक्सेल पे बनाता था जीएसटी रिटर्न के लिए, उसने बाद में परचेज चढ़ाई। ये भी गलत है दोस्तों। हर महीने परचेज चढ़नी चाहिए, मेरा डाटा हर महीने रिकनसाइल होना चाहिए, ताकि मुझे ये तो पता चले कि मेरे डाटा क्रिएटर सही आ रहे नहीं आ रहे हैं, पिक्चर सही है कि नहीं। बहुत गलत तरीका है जो सिर्फ और सिर्फ जीएसटी रिटर्न एक्सेल पे बनाते हैं। हमेशा टैली का यूज करें। बनाऊंगा वीडियो इसके ऊपर। तीसरा, नोट। इसके बिना तो कोई काम हो सकता है दोस्तों। नोट देना बहुत जरूरी है। प्रॉपर नोट देना आपने, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन, केस लॉस और आपके जो फैक्ट हैं वो आपको डालने सर्च के। अच्छा, कई लोग इसको गलत मत समझना, कभी वो वाले नोट समझो, मुझे बताओ, कैसे कमेंट करोगे। नोट का मतलब होता है जो हम प्रॉपर बनाते हैं ना एक्सप्लेनेशन, उसके लिए मैंने ये पॉइंट लिखा है। तो ये है 2026 के अंदर हमारे ऊपर एक और नई गाज गिरने वाली है। आपकी क्या राय है इस प्रोविजन के बारे में? क्या सरकार को हमारे निजी पर्सनल डाटा में घुसना चाहिए? मुझे तो लगता गलत है। अपनी प्राइवेसी होती है। मान लो मेरी कुछ पर्सनल फोटो वोटो हुई इंस्टाग्राम पे या कहीं पे मेल में, कुछ भी रखा हो मैंने, गुपचुप चलता रहता है सब चीज़ें। यंग जनरेशन का तो आजकल पता ही हमें क्या चल रहा है, रीलों पे खुलेआम, तो चुपके क्या क्या होगा। कभी वो पकड़ लिया तो तलाक हो जाएगा बहुत सारे घरों में। तो मुझे लगता है ये प्रोविजन ठीक नहीं है। फिर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर प्रैक्टिकल लगी हो तो लाइक करिएगा। साथ में अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया का इकलौता चैनल है जहाँ पे मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए सब जगह, ताकि लोग समझ जाएं कि यार ये जो कैजुअल तरीका है ना डाटा को बनाना, मेल करना, व्हाट्सएप पे चैट करना, अब सही नहीं है। इन चीज़ों को आपको ठीक करना पड़ेगा। आपको भी मॉडर्न होना पड़ेगा, सही बनना पड़ेगा। टैक्स रिविजन और टैक्स प्लानिंग में फ़र्क समझना पड़ेगा। जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।